गाइस तो यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे वेपर कंपैरिजन साइकिल। पार्ट 9 में हम पढ़ेंगे सिंपल सैचुरेशन साइकिल, और जिसे हम कहते हैं वेपर कंपैरिजन साइकिल विथ सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय वेपर रेफ्रिजरेंट। क्लियर? ओके, तो गाइस इस ये जो हमारा थर्ड मेथड है फॉर इम्प्रूविंग द सिंपल सैचुरेशन साइकिल्स को इम्प्रूव करने के लिए तीसरा मेथड जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक हीट एक्सचेंजर का यूज कर रहे हैं। ओके, इसका नाम है सिंपल सैचुरेशन साइकिल विथ सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय वेपर रेफ्रिजरेंट। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए और ठंडा करने के लिए जो कंडेंसर से निकल रहा है जिस टेम्परेचर से, उस टेम्परेचर से अगर हम और ठंडा कर दे तो अच्छा रहेगा, इवापोरेटर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा बढ़ जाएगा। ओके, तो हम अच्छा सब कूलिंग देना तो बहुत अच्छा होता है रेफ्रिजरेटर में, जितना ज़्यादा सब कूलिंग आप दोगे उतना ज़्यादा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, सीओपी बढ़ेगा आपके रेफ्रिजरेटर का। तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर से निकलता है उसको ठंडा करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट, जो कि हमारा इवापोरेटर से निकलता है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इवापोरेटर से निकल के आ रहा है, ये ऐसे बन के इधर जा रहा है, और ये लिक्विड कंडेंसर से जो निकल रहा है लिक्विड, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है इन दोनों के बीच में, फिर ये यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो वर्क कैसे कर रहा है, कंडेंसर से लिक्विड आ रहा है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज कर रहा है विथ जो वेपर वाला निकल रहा है उससे, फिर वो एक्सपेंशन वाल्व में जा रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, फिर वो जो चला जा रहा है इवापोरेटर में, इवापोरेटर के बाद जो गैसेस निकल रहे हैं वो आ रहे हैं दोबारा हीट एक्सचेंजर में, जहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है इनके बीच में, एंड देन अगेन इट गोज टू द कंप्रेसर, एंड आफ्टर दैट द गैस विल बी कंप्रेसेस एंड देन इट गो फ्रॉम कंडेंसर फॉर कूलिंग। ओके, और ये इसका प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम है। क्लियर? वेयर दिस इज पॉइंट 1 जो इवापोरेटर से निकल रहा है। ओके, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज 1 डैश, दिस इज 2। ओके, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 3 डैश, 4 डैश। क्लियर? तो अब अगर यहां पे देखा जाए तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, और जनरली हो क्या रहा है, हीट एक्सचेंजर जब हो रहा है इसकी जो ग्राफ है ये ऐसे ना बनकर ये बन रहा है 1 2 3 4, और ऐसे कहें थ्योरेटिकली में जो हमारा ग्राफ प्रेशर और एंथैल्पी के बीच में बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा 1 2 3 4। बट ड्यू टू सब कूलिंग ये जो पार्ट जो आपको दिख रहा है 3 से 3 डैश जो हो रहा है, ये 3 से 3 डैश के बीच में क्या हो रहा है, लिक्विड ठंडा हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो ये ठंडा हो रहा है, तो ये थोड़ा लाइन आगे आगे, अगर आप टेम्परेचर और एंट्रोपी टर्म में देखते हो तो आपको समझ में आता है टेम्परेचर विल बी डिक्रीजेस। ओके, तो ये हो गया सब कूलिंग वाला पॉइंट है, 3 से 3 डैश हो रहा है। अगेन इस गोज फ्रॉम देयर, एंड पहले क्या था रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 4 से 1 था, अब क्या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो गया 4 डैश से 1 डैश, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ा ड्यू टू सब कूलिंग। बस हो गया काम खत्म। अब पॉइंट को ऐसे मार्क कर लेना है, दिस H2 dash is equal to H2 dash, this 2 is H2, this 1 dash is H1 dash, this 1 is H1, this 4 is H4 which is equal to HF3. Okay, this H4 dash is equal to HF3 dash, HF4 dash is equal to HF3 dash, and this H5 or HF5 is equal to H1. Clear? ये हम ऐसे ड्राइंग कर लिया। Now we know that the temperature of the liquid refrigerant coming out by the condenser. Okay, the temperature of the liquid refrigerant coming out from the condenser is more than the temperature of vapor refrigerant leaving from the evaporator. Okay, we already know that and discuss in the another lecture the temperature. ओके, जो कंडेंसर से जो हमारा लिक्विड निकल रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकल रहा है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो इवापोरेटर से जो वेपर निकल रहा है। ड्यू टू दिस ये हम इवापोरेटर को दोबारा हीट एक्सचेंजर में भेज दिए और इस लिक्विड से टेम्परेचर एक्सचेंज कर ले रहे हैं ताकि ये यहाँ पे हमको एक सब कूलिंग मिले, एंड अगेन इट्स गोज फ्रॉम इवापोरेटर। ओके, so the liquid refrigerant can be subcooled by passing it through a heat exchanger which is supplied with the saturator. किसके कारण ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है किसके कारण ठंडा हो रहा है, ये जो वेपर निकल रहा है, सैचुरेटेड वेपर निकल रहा है उसके कारण। ओके, नाउ व्हाट इज द नाउ वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला
for COP for this refrigerating cycle. Okay, now M1 is the mass of vapor refrigerant. यहाँ पे जो M1 is the mass of vapor refrigerant and M2 is the mass of liquid refrigerant. This liquid refrigerant. Okay, T3 is the temperature of liquid refrigerant entering in the heat exchanger. What is T3? ये 0.3, ये 3 डैश, तो 3 क्या है, T3 क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर में एंट्री होने से पहले का टेम्परेचर, और T3 डैश क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर से निकलने के बाद का टेम्परेचर. ओके, एग्जिट. व्हाट इज T1? टेम्परेचर ऑफ T1 क्या हो गया, टेम्परेचर जो इवापोरेटर से जो निकल रहा है गैसेस, उसका टेम्परेचर क्या है, और T1 डैश जो है हमारा क्या है, हीट एक्सचेंजर से T1 टेम्परेचर ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट. ओके, यहाँ पे था टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट. T3 is the temperature of liquid refrigerant entering in the heat exchanger. T3 dash is the temperature of liquid refrigerant exit to the heat exchanger. T1 is this T1. T1 is the temperature of vapor refrigerant entering in the heat exchanger, and T1 dash is the temperature of vapor refrigerant exit from the heat exchanger. Clear? And CPV is the specific heat of vapor refrigerant and CPL is the specific heat of liquid refrigerant. Clear? अब डायरेक्ट इसके थोड़ा ये लेंथी है, बट हम जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे. Now considering the energy balance in heat exchanger. तो energy balance, it means the heat lost by the liquid refrigerant is equal to heat gained by the vapor refrigerant in the heat exchanger. Therefore, what is the liquid refrigerant mass is M2. Okay, and heat loss that when we multiply with this, तो हमें एक फॉर्मूला पता होगा हीट के लिए, क्या हम लिखते हैं, MCP टेम्परेचर डिफरेंस. याद आया? सेम हम वही कर रहे हैं. तो M2 CPL लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम और T3 माइनस T3 डैश, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इधर, तो T3 माइनस T3 डैश. क्लियर? विच इज इक्वल टू गैस का वेपर की मास M1 और उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम CPV और टेम्परेचर डिफरेंस T1 डैश माइनस T1. क्लियर? नाउ सिंस M2 is equal to M1, if you assume M2 is equal to M1, in that case CPL specific it's called specific heat of liquid refrigerant is more than the CPV specific heat of vapor refrigerant. Therefore T3 minus T3 that will be less than this for the energy balance. Therefore for in enthalpy term it goes from HF3 minus HF3 dash, which is equal to H1 dash minus H1. Clear? In terms of enthalpy. Okay, now in the ideal case the liquid and vapor refrigerant leave the heat exchanger at the same temperature, say Tm. Okay, therefore T1 dash leaving from the heat exchanger, यहाँ से लीव हो रहा है 3 dash, यहाँ से लीव हो रहा है 1 dash heat exchanger से. Therefore Tm is the ideal. In ideal case the liquid and vapor refrigerant leave in the from the heat exchanger at the same temperature. We assume that Tm. Okay, now knowing the condition of point 1 and 3, the condition of point 1 dash and 3 dash can be obtained by the trial and error method on pH star. Okay, तो क्या कंडीशन बन रहा है पॉइंट 1 पे और पॉइंट 3 पे जो कंडीशन बन के आ रहा है. ओके, और पॉइंट 3 डैश और पॉइंट 1 डैश पे जो कंडीशन बन के आ रहा है वो हम इसके थ्रू हीट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे. तो ये पॉइंट 1 है, ये ठीक है, और ये पॉइंट 3 है, ये 1 डैश है, ये 3 डैश है. ओके, तो ये 1 डैश का एंथैल्पी H1 डैश, 1 का एंथैल्पी H1, 3 डैश की एंथैल्पी दैट इज HF3 इज इक्वल टू HF4 एंड 4 पॉइंट की एंथैल्पी HF3 HF4. ये थोड़ा माइंड में रखना. नाउ a little consideration will show that the subcooling increases the refrigerating effect. Yes, it will be increases the refrigerating effect from H1 minus HF3 to H1 minus HF3 dash. Yes, it can increase the refrigerating effect from H1 minus H1 minus HF3. Okay, this H1 minus HF3 to H1 dash minus HF3 dash. ओके, पहले रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इतना था, सब कूलिंग के बाद इतना हो गया, ज़्यादा हो गया, बढ़ गया इजीली. ओके, देयरफॉर नाउ
If we consider if Q tons of refrigeration is the load on the evaporator, then the mass of refrigerant Mr required to be circulated through the evaporator for subcooled cycle, that is given by Mr is equal to 210 Q upon H1 minus HF3 dash kg per minute. Standard formula. Okay. Therefore, power required to drive the compressor is equal to P1. What is the work done in the compressor? Mr H2 dash minus H1 dash. Okay. In compressor, H1 dash minus H2 dash minus H1 dash. Okay. Upon 60 kilowatt. Therefore, the value of Mr, put the value of Mr 210 Q upon 60. And this similarly, power required to drive the compressor without heat exchanger. When we use heat exchanger, in that case, what is the power of the compressor? Or when we not use the heat exchanger, in that case, what is the power of the compressor? Power required for the compressor. Okay, in that case, both H2 minus H1. When we not use heat exchanger. Okay, if you not use heat exchanger, then this is not 1 dash, it's 1 point, and this is not 2 dash, it's 2 point. So H2 minus H1. Clear? And put the value of Mr this. Excess power required to drive the compressor as compared to the simple saturation cycle, which P excess is equal to subtract P1 minus P2. Okay, you have got P excess is equal to 210 Q upon 60 and this one in kilowatt. Okay. Now, subcooling of liquid refrigerant by vapor refrigerant, it increases the decreases the COP of the refrigerant, but increases the refrigerating effect of the refrigerator. Clear? The COP will be decreases because the power will be acting more as compared to the simple vapor compression cycle. Okay, they have required more power for working working of the compressor. So the COP will be decreases, but due to subcooling, the refrigerating effect will be increases. Clear?